बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम निम्नलिखित चीजें सीखेंगे। अपराध में पुलिस की भूमिका, न्यायाधीश की भूमिका। बच्चों, जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी एक काल्पनिक घटना से। मुंबई के एक घर में पिछले 1 घंटे से श्रीमती शिंदे अपने गले का हार ढूंढ रही हैं। श्रीमती शिंदे: मुझे ठीक से याद है, मैंने यहीं रखा था। श्रीमान शिंदे: जल्दी कीजिए मैडम, हमें देर हो रही है। श्रीमती शिंदे: मुझे मेरे गले का हार कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुराया है। वैसे भी वो आजकल मेरे कमरे की सफाई करने में ज़्यादा समय लगाती है। शांति हेमराम पिछले 3 वर्ष से इस घर में कार्य कर रही है। श्रीमती शिंदे: शांति, अब क्या तुम चोरी भी करने लगी हो, और वह भी मेरा सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूंगी। हमने पुलिस को भी बुला लिया है। शांति: मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। शिंदे साहब बक्से की तलाशी लेते हैं। उसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं। शिंदे साहब को यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है। शांति: साहब, मैंने चोरी नहीं की है। मैं और मेरा भाई पिछले 1 साल से पैसे जमा कर रहे हैं ताकि हम गांव जाकर बैल खरीद सकें। श्रीमान शिंदे थाने जाकर शांति के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज करा आते हैं। इंस्पेक्टर श्रीमान शिंदे के साथ घर आ जाता है। इंस्पेक्टर: मैंने आपका और श्रीमती शिंदे का बयान दर्ज कर लिया है। 10,000 का लिफाफा सील करके अपने साथ ले जा रहा हूँ। शांति को भी गिरफ्तार कर साथ ले जा रहा हूँ। शांति: साहब, मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। मैंने चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। वह मेरी मेहनत की कमाई है। शांति का भाई सुशील आता है। सुशील: साहब, शांति को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर: उसने चोरी की है, तुम जाकर जमानत का आदेश लेकर आओ। सुशील: लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से दूंगा, और उसके लिए जमानती कौन बनेगा? हमारी सारी कमाई तो आपने सील करके अपने पास रख ली। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है।
उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। वे उसे ये मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन कोई भी 10,000 रुपए के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में थी। उसे मुकदमे के नतीजे की चिंता सताए रहती थी। शांति सोचती थी कि उसका क्या होगा। सिर्फ मालकिन के शक की वजह से वह सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। जो पैसे उसने जोड़े थे, क्या वह उसे वापस मिल पाएंगे? पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती है। शांति, यह मेरे मुकदमे के कागज में मेरी मालकिन ने मुझ पर झूठा चोरी का आरोप लगाया है। सुशील, उन्हें शांति के बक्से से 10,000 रुपए मिले हैं। उन्हें लगता है कि वह हार बेचकर कमाए हैं, लेकिन ये हमारी मेहनत की कमाई है। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का हार चुराया है और उसको बेचकर जो 10,000 रुपए मिले हैं वह उसके पास आए हैं। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमा में हाजिर होता है। वह श्रीमती और श्रीमान शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील, तो बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? श्रीमती शिंदे, मैंने हार दराज में रखा था। शांति ने हार चुराया है क्योंकि उसके अलावा कोई वहां नहीं जाता। श्रीमान शिंदे ने शांति के बक्से की तलाशी ली थी, उसमें से 10,000 रुपए मिले हैं जो उसे हार बेचकर मिले हैं। कमला राय, श्रीमती शिंदे से जिरह करती हुई, तो आपने शांति को चोरी करते नहीं देखा, ना ही आपको शांति के पास से हार मिला? पिछले 3 वर्ष से जब से शांति आपके घर काम कर रही है, अब से कोई भी चोरी की चीज उसके पास नहीं है। आप उसे 1,000 रुपए महीना पगार भी देती हैं। श्रीमान शिंदे और सुशील से जिरह करके कमला रॉय ये साबित कर देती है कि शांति के पास से मिले रुपए उनकी मेहनत की कमाई भी हो सकती है। जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील ये बात अधिवक्ता रॉय को बताता है। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं। कमला रॉय, इंस्पेक्टर साहब, क्या आप ये चीजें दिखा सकते हैं? श्रीमती शिंदे अपना हार पहचान लेती हैं। इंस्पेक्टर, हमने लड़कों का एक गिरोह गिरफ्तार किया है। ये हार उन्होंने ही चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने ये दलील देती हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसीलिए उसे बरी कर दिया जाए। न्यायाधीश, शांति, आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है।
पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिए जाएंगे। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही की वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। तो बच्चों, इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिकाओं को भी देख लिया है। आइए अब हम ये जानें कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। कानून के शासन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की गई हैं। इन नियमों को डीके बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत को जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी FIR। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है।
उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक प्रतिलिपि पाने का कानूनी अधिकार होता है। आइए बच्चों, अब जानें कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है? आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसीलिए इस मुकदमे को राज्य यानी दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्राम के नाम से जाना जाता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। आइए बच्चों, अब जाने कि न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। इसका अर्थ जानने के लिए आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल ना दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आइए अब एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उक्त सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्यवाही में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता रॉय को
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसीलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं, वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। पहला, खुली अदालत। दूसरा, अभियोजन पक्षों के गवाहों से जिरह। उत्तर, खुली अदालत। पक्षकारों में सुलह व बातचीत के जरिए विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा। सुलह से निपटारा नहीं होने पर विवाद का गुणावगुण दोनों पक्षकारों के जवाब और दस्तावेजों सहित अन्य उपलब्ध सामग्री के आधार पर फैसला पारित करना। दूसरा, अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह। अगर सरकारी पक्ष का गवाह पुलिस के सामने दिए गए बयान से अलग कोर्ट में बयान देता है तो उसे मुकरा हुआ गवाह माना जाता है और तब अभियोजन पक्ष के वकील उस गवाह के साथ जिरह करता है। अगर वह अपने बयान से नहीं मुकरता तो उस गवाह से बचाव पक्ष के वकील जिरह करता है। गवाह के बयान और जिरह यानी क्रॉस के बाद उसका बयान पूर्ण माना जाता है। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर बूझेंगे। प्रश्न 1, जिरह शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, हिरासत क्या होता है। प्रश्न 3, निष्पक्ष से क्या आशय है। प्रश्न 4, किसी अपराध का आरोप लगाना स्पष्ट शब्दों में समझाइए। प्रश्न 5, गवाह कौन होता है। बच्चों, ये रहे आपके प्रश्नों के उत्तर। उत्तर 1, जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके। उसे जिरह कहते हैं। उत्तर 2, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना हिरासत कहलाता है। उत्तर 3, निष्पक्ष का मतलब है स्पष्ट या न्यायसंगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन ना करना। उत्तर 4, जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। उत्तर 5, जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है, उसे गवाह कहा जाता है। बच्चों, इसी के साथ ये कक्षा समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे नए पाठ के साथ।